टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट मिशन द्वारा पार्ट थर्ड के बच्चों के द्वारा शुरू किया गया एक नया बैच जिसका नाम है मोक्ष बैच। मोक्ष बैच में हमने पिछली 2 वीडियो में देखा था इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर में हमने 2023 के पेपर को डिस्कस किया था कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी जाना था कि पार्ट 1 में कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं, पार्ट 2 में कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं और पार्ट थर्ड में कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि पार्ट 1 में जब हम लोग होते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 को पढ़ते हैं, पार्ट 2 में जब हम लोग होते हैं तो पेपर 3 4 को पढ़ते हैं, और जब हम पार्ट थर्ड में जाते हैं तो पेपर 4 के बाद जितने भी पेपर हैं 5 6 7 8 8 पेपर पढ़ते हैं। यानी कि पूरा हमारा जो ऑनर्स होता है, जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स हो या केमिस्ट्री ऑनर्स हो, कोई भी ऑनर्स के बच्चे हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, आर्ट्स के हों, कोई भी आर्ट्स में किसी भी पेपर का, साइंस में किसी भी पेपर का, कोई भी पेपर हो आपका, तो 800 अंक का क्या होता है पार्ट हमारा जो ग्रेजुएशन होता है, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट थर्ड का जो एग्जाम होता है 800 अंकों का होता है। और हमारा जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो हमारे ऑनर्स पेपर के बेसिस पे ही किए जाते हैं। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को, जो कि 2021 का पेपर है। और 2021 के पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, और सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। चलिए, तो पहली जो बात आती है हमारा कि देखिए पेपर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, शुरुआत में ही मैंने कहा कि बीए पार्ट थर्ड का जो है पेपर है, और पेपर जो है कौन से ऑनर्स का है, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। और पेपर 5 है। फिर से मैं बता दूं, 2021 के पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से पेपर होता है। तो ग्रुप ए में यदि मैं देखूं तो ग्रुप ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी 10 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। यहाँ पे आप समझ सकते हैं आंसर एनी जहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है प्रश्नों की संख्या जो है ज्यादा रह सकती है, और उसमें आपको बनाना कितना है, 10 ही बनाना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि कितने प्रश्न है और कितनों में से 10 ही बनाना है। तो देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक में आपको क्या करना है, बनाना है, एक को टिक करना है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 5-6 ऑप्शन का कोई ऐसा फंडा नहीं रहेगा, आपको 4 ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और 4 ही ऑप्शन में आपको क्या करना है, एक को टिक करना है जो सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताता चलूं कि प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर में आप सभी को बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की संख्या वहां भी 10 था, ठीक है, वहां पे 10 था और 10 में 10 को बनाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रश्नों की संख्या शायद ज्यादा है, इसीलिए कह रहा है कि आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, मतलब कि 10 प्रश्न को बनाना है, बाकी को छोड़ देना है। तो देखिए कितने प्रश्न है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, और 15 में से 10 बनाना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 10 दूनी के 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए होंगे। आगे क्या कहता है, कहता है ग्रुप बी में जब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। एज यूजुअल पहले जैसा था वैसा ही है कि इसमें 4 क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर करना है। कितने क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। अब 4 में से कौन कौन से प्रश्न का आंसर करना है वो देख लेते हैं। कौन कौन सा, क्या आपको जो आता है उसको कर देना है, ठीक है ना। कौन कौन, कुछ नहीं, कोई भी कर दीजिए जो आपको आता है। यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेरी जो इंग्लिश के लफ्ज हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि कभी कभी मेरी जबान जो है चीज़ों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाती है, ठीक है ना। आप यूँ मान लें कि चीज़ों को, मुझे बहुत सारी चीज़ों को बोलने में, बहुत सारे वर्ड्स को बोलने में डिफ़िकल्टी
आती है, ठीक है ना, डिफिकल्टी फील होती है। तो कहीं कहीं वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो आप इस चीज को टेक केयर कर लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है, पद सोपान के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की, ठीक है। देखिए ये सब जो वर्ड है ना, हायरार्की वगैरह, आप जब यूपीएससी लेवल की तैयारी कीजिएगा ना, अभी भी ऐसा नहीं है कि वर्ड अभी नहीं सुनते हैं, तो हायरार्की, तो ये सब वर्ड जो है ना, ये सब वर्ड मतलब मान लिया जाए जिस प्रकार से अभी कैट बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, उस प्रकार से ये सब वर्ड आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की, ठीक है ना, तो ये सब जो वर्ड है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे नया नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। तो सवाल को आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वर्ड पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज मेंट बाई डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं। छठा सवाल है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉपरेशन, यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज ई गवर्नेंस, यानी कि ई शासन क्या है उसके बारे में लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न है, आप एक बार इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको क्या है किसी प्रकार की कठिनाई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यदि फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाए प्रश्नों को लेकर तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो यूट्यूब में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है तो उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए हम ग्रुप सी में भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ज़्यादा आपसे। ग्रुप सी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, यानी कि एनी 3 क्वेश्चन, इसका मतलब इसमें भी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी और 3 ही बनाना है। तो शॉर्ट में कितना था, शॉर्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में था 15 प्रश्न, और 15 में बनाना कितना था, 15 में बनाना था 10 प्रश्न। और उसके बाद हम जब देखे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन बनाना कितना था, 4 क्वेश्चन बनाना था। और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना मार्क्स दिया जा रहा था, प्रत्येक प्रश्नों के लिए हमको कितना मार्क्स दिया जा रहा था, एक बार देख लीजिए, 5 अंक दिया जा रहा था जैसा कि पिछले बार दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में आते हैं तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, पहला है लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, व्हाट आर दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग से आप क्या समझते हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। अगला सवाल है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पर संसद किस प्रकार नियंत्रण करती है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड बजट मेकिंग, ठोस बजट जो होता है, ठीक है ना, ठोस बजट निर्माण के मूल सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बजट तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को बजट पता होगा ना तो बजट से आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, हम ही नहीं पूछेंगे लेदर का बैग वगैरह वगैरह, ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ बजट लागू हुआ था भारत में, ये सब नहीं पूछेंगे। हम बस आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आपको बताना है कि डेफिसिट बजट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट बजट। जो बच्चों को आंसर पता हो तो कमेंट में लिखिएगा। जिन बच्चों का आंसर बहुत अच्छा होगा मेरे तरफ से उन्हें एक बढ़िया वाला किटकैट चॉकलेट गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो किटकैट चॉकलेट ही खिला सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर मुझे पसंद आएगा तो मैं बिल्कुल आपको एक किटकैट चॉकलेट आपके पते पर पोस्ट करवा दूंगा। चलिए, जो मेरा फेवरेट है चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राइट एन एसे ऑन पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन लोक संपर्क पर एक निबंध लिखिए, ठीक है ना। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन के आधार पर गुण दोषों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो विभागीय संगठन होता है, जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उस पर क्या करना है, उसका जो गुण क्या है, उसका दोष क्या है, इस चीज पे क्या करना है, लिखना है।
आगे कह रहा है अब देखिए यहाँ पे पेपर हमारा जो पेपर 5 है वो खत्म, पेपर 5 खत्म, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्नों के लिए इसमें कितना अंक दिया गया ये भी देख लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या है 3 प्रश्न को बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, तो 20 दिया कि 60 अंक, तो 60 इधर 40 उधर, यानी कि 60 इधर और 40 उधर, 60 40 कितना हो गया 100, यानी कि 20 20 40 हुआ ना जी। आगे चलते हैं पेपर हम लोग का अब आ गया है 6। चलिए पेपर 6 को भी क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पढ़े लिखे तो आप लोग हैं ही, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 जो कि 2021 का है, ग्रुप ए में देखते हैं क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक बार जब हम पेपर डिस्कस कर ही लिए हैं कि मतलब कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट उसका समझ ही गए हैं, पेपर का जो तरीका जो है प्रश्न देने का तरीका समझ ही गए हैं, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आंसर करना है, एक आंसर टिक कर देना है, ठीक है। देख लीजिए इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप चीजों को देखते चलें, ठीक है। अब ग्रुप ए देख लिए, इसमें प्रश्नों की संख्या जैसा कि पिछले में देखा था हमने कि प्रश्नों की संख्या कितना था, प्रश्नों की संख्या 15, यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कितना है 15 है। ग्रुप बी में क्या होगा, ग्रुप बी में प्रश्नों की संख्या कितना भी रहे हमको 4 ही प्रश्न बनाना है, और 4 प्रश्न में क्या है, एक प्रश्न के लिए आपको दिया जाएगा 5 अंक, यानी कि 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक, ठीक है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्नों को ही बनाइए। पहला सवाल है हु कहा जाता है हु प्लेटो द फर्स्ट फास्टिस्ट, क्या प्लेटो प्रथम फांसीवाद था, यानी कि कहने का फासिस्ट लिखा हुआ है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा था। फासिस्ट मतलब कहने का मतलब क्या प्लेटो प्रथम फांसीवाद थे, यानी कि फांसीवाद के बारे में आप यदि आपको पता होगा तो नाजीवाद फांसीवाद वगैरह आप लोग जानते होंगे, है ना। हाँ, आपने मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो बस आपको ज़्यादा क्या बताना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। एग्जामिन कहा जाता है मैकिवेलीज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। मैकिवेली एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक कहने का मतलब जो है मैकिवेली जिसको मैकियावेली भी हिंदी में कहते हैं, वो एक फिलोसोफर हुआ करते थे, एक दार्शनिक हुआ करते थे। तो मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचारों की क्या करें परीक्षण कीजिए। इज करेक्ट टू से दैट मिल वॉज अ रेगुल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है RELUCTANT, इसको बोलने के लिए मुझे नहीं आ रहा है, रेलिक्टेंट हो सकता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेमोक्रेट, ठीक है। तो इसका हिंदी है क्या यह कहना सही है कि मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी था, ठीक है ना। मिल कहने का मतलब है कि जेम्स मिल की बात हो रही है, ठीक है ना, जेम्स मिल। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द, यहाँ पे जो है अगला प्रश्न है डिस्कस द आइडियाज ऑफ लॉक ऑन नेचुरल राइट्स। देखिए एक बात हम बता दें आपको, इसका हिंदी है प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में मिल के विचारों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है, इसका हिंदी देखिए कुछ और है, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिस्कस द आइडियाज ऑफ लॉक ऑन नेचुरल राइट्स, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में मिल के विचारों। ऐसे बताइए यहाँ पे लॉक जो है मिल ने थोड़ी दिया था, मिल के बारे में थोड़ी, इस लॉक के बारे में लिखना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, मे बी देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न है। अगला है रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी कि सामाजिक समझौते के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक पुस्तक भी रूसो के द्वारा लिखा गया था। जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा उसके तह तक जाएंगे, तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रूसो का यह पुस्तक का जिक्र किया गया, ठीक है। बेंथम, देखिए भाई बेंथम वगैरह ये सब जो है ना बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुआ करते थे,
ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पेन एंड प्लीजर? बेंथम के अनुसार दुख और सुख किस चीज के स्रोत है, यानी कि सुख के स्रोत क्या है? ठीक है, ग्रुप सी में देख लेते हैं। ग्रुप सी ठीक उसी प्रकार से 3 प्रश्नों को बनाना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, 60 अंक का होगा। आंसर एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की परीक्षण कीजिए। अगला कह रहा है क्रिटिकली डिस्क्राइब द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, अरस्तु के नागरिकता संबंधित सिद्धांतों की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला सवाल है डिस्कस द कौटिल्याज थ्योरी ऑफ सप्तगन, कौटिल्य के सप्तांग है, ठीक है ना, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की क्या करना है? विवेचना करना है। अगला चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स के महत्व का आकलन कीजिए। एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अगला सवाल है एग्जामिन द जे.एस. मिल्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी, जे.एस. मिल के, जो जे.एस. मिल मतलब जेम्स मिल, ठीक है ना, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधित सिद्धांत की क्या करना है? परीक्षण करना है। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेंथम्स यूटिलिटरिज्म। क्या लिखा हुआ है? यूट्रियर, जो भी लिखा हुआ, मुझे उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं आता है। आप तो मैंने पहले ही कह दिया, तो इसमें क्या है कि मेरी मजाक आप उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन जेस्ट ऑन मी, आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि मेरी मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं ना जो कि मैं पढ़ सकता हूँ, मन में मेरा मुझे समझ में आ जाएगा इसका मतलब ये होता है, लेकिन क्या है ना, जब मैं उसको प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो भाई पता नहीं चिड़िया उड़ जाती है, ऐसा समझ लीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब हम पेपर 7 को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पेपर 7 हमने 5 को डिस्कस किया, 6 को डिस्कस किया, सेम उसी प्रकार का पैटर्न होने वाला है। ऑब्जेक्टिव की संख्या 15 रहेगी, जिसमें 10 प्रश्न बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 20 अंकों का टोटल रहेगा। ग्रुप बी में क्या है कि प्रश्नों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन आपको 4 ही प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्नों के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। उसके बाद है एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, राजनीतिक सहभागिता के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई, अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं इसको, सोशियोलिज्म, जो भी हो, आप एक बार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे दीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इलीट, राजनीतिक अभिभाजन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के जो राजनीतिक संस्कृति है, यानी कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, यानी कि राजनीतिक भर्ती के विविध प्रकारों की विवेचना कीजिए। ग्रुप सी में हम आ जाते हैं फिर से। ग्रुप सी में क्या है, 3 प्रश्नों को आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिफाइन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिस्कस द व्यू ऑफ ल्यूसियन पाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक विकास की अवधारणा लूसियन पाई के विचारों की विवेचना कीजिए। लूसियन पाई बहुत बड़े क्या हुए थे, एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर वो भी थे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला, एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका एवं कार्यों की परीक्षण कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? व्हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी फॉर आवर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक सहभागिता क्यों आवश्यक है या अनिवार्य है? ठीक है, अगला सवाल है, डिस्कस द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया। भारत के मतदान के प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। सभी पेपर का क्या है, पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, सवाल उसी प्रकार से रहेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, प्रश्नों की संख्या सेम रहेगी, और जो पेपर का जो प्रश्न पत्र का जो अंक है वो भी क्या रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और पेपर 8 भी कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। और एक चीज़ और साथ ही साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है ना, तो मुझसे अच्छी इंग्लिश का एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, नहीं कीजिएगा। बस आप चीज़ों को समझते चलिएगा, चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब मैं लेक्चर लेता हूँ हिस्ट्री का, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, आपने पिछली वीडियो देखा होगा, सुमेर की सभ्यता मैंने पढ़ा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने पढ़ा है, बेबीलोन की सभ्यता मैंने पढ़ा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्या किया, उसको सबसे पहले उस चीज़ों को डिस्कस किया, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो चीज़ें मेरे कह सकते हैं कि मेरी क्षमता से बाहर है, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मेरी क्षमता से बाहर है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ एज यूजुअल, चूँकि हम लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है कि हमें आना ही चाहिए, कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन चीज़ें जैसे जिस प्रकार से ग्लोबलाइज हुई है, इंग्लिश के कारण ही हुई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम सुनते सुनते थोड़ी बहुत मुझे पढ़ने आता है और समझने आता है। ठीक है, तो यदि मैं कहीं इंग्लिश का कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत भी करूँ, तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब है क्वेश्चन से, आपको मतलब है कि एग्जाम में पेपर आने से, तो वो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको मतलब है पैटर्न समझने से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं आपके मन में क्या होता है ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, कभी कभी बच्चों के मन में अवधारणाएं बन जाती है। अवधारणाएं क्या चीज़ का होता है, जैसे कि मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किस चीज़ को, कि पार्ट थर्ड के बच्चे यहाँ पढ़ के क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चीज़ों को लोगों के सामने रख रहा हूँ। यदि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो क्या मैं आपको बताऊँ, है कि नहीं? और सवाल, जाहिर सी सवाल है, आपके मन में यह सवाल आएगा। लेकिन चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश उतना ही आती है, ठीक है, जितना कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप है। ठीक है, चलिए, बाकी तो आप समझदार हैं ही। आप प्रश्नों को देखते चलिए, पैटर्न को समझते चलिए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर 8 है, 2021 का पेपर है, और ग्रुप ए में जिस प्रकार से सभी में रहता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्नों की संख्या 15 होगी, जिसमें बनाना होगा आपको 10, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे आपको 2 अंक। टोटल अंक मिलेंगे आपको 20। और आगे हम जब जैसे ही ग्रुप बी में बढ़ेंगे, तो ग्रुप में आपको क्या करना, ग्रुप बी में क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और 4 प्रश्नों को ही बनाना है। और 4 प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न को आप बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे बना सकते हैं। मैं प्रश्नों को एक बार पढ़ देता हूँ। व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ नेशनल अवेकेनिंग अवेकेनिंग इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, सॉरी, वाई साइमन कमीशन वॉज अपोज इन इंडिया। देखिए बात, साइमन कमीशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ साइमन कमीशन के बारे। तो बात कुछ ऐसी है कि साइमन कमीशन जो है, भारत के लिए क्या है, एक
संविधान बनाने वाली थी, उसके लिए क्या है रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। उसका जो गठन है 1927 ईस्वी में हुआ था, और भारत जब वो आया 1928 ईस्वी में, तो भारत जैसे ही आया तो यहाँ उसका क्या करना है विरोध होने लग गया था, काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाने लगा था। और इसी विरोध के दौरान क्या हुए थे, लाला लाजपत राय, उनको चोट लग गया था पुलिसिया डंडे से उनको क्या हो गया था, चोट लग गया था, सर पे चोट लग गया था, गहरा जख्म हो गया था, तो वो डेथ कर गए। डेथ नहीं कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब वो शहीद हो गए, ठीक है ना, अभी रिस्पेक्ट हिम। तो कहने का मतलब जो है वो शहीद हो गए। तो आखिर विरोध क्यों किया जाने लगा, क्या कारण हो सकता है। देश हमारा, ठीक है, शासन हमारा होना चाहिए, संविधान हमारा होना चाहिए, कोई थर्ड आदमी आकर, वो भी साइमन कमीशन जो था ना, विरोध होने का प्रमुख कारण यह था कि साइमन कमीशन का गठन जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया, पहला कारण। दूसरा कि उसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे, सातों के साथ अंग्रेज ही थे, एक भी हिंदू नहीं, सॉरी हिंदू कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सेकुलरिज्म क्या कह सकते हैं धर्म धर्म पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी। कहने का मेरा मतलब है कि उसमें एक भी क्या थे, भारतीय नहीं थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होने लगा कि उसका विरोध होने लगा। और विरोध होने का एक कारण ये भी था कि हम भारतीय चाहते थे कि हमारा संविधान है वो हम खुद बनाएं, ठीक है ना, किसी कोई थर्ड पार्टी आकर बना दे और चल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं समर्थन किया था। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो वो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। माउंटबेटन योजना की प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन होम रेगुलर मूवमेंट, गृह शासन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत विभाजन के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। भारत के लिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हाउ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया कंस्टिट्यू जो भी हो कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। हाउ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया कंस्टिट्यू जो भी हो, बस वही वर्ड आपको पढ़ लेना, हिंदी मैंने पढ़ के समझा दिया, ठीक है। आप सोचते होंगे कि अरे यार इसको आता नहीं इंग्लिश, फिर भी क्यों उंगली करने जाता है, क्यों पढ़ने जाता है। देखिए मैं इसलिए पढ़ने जाता हूँ ना, क्योंकि मैं क्या हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर एक चाहत है सीखने का, समझे ना। हमको लगता है कि हम इंग्लिश अच्छा से बोलें, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, ठीक है ना। अब फिर बार बार हम अंदर ही अंदर वही सोचेंगे कि हम अटक जाते हैं, तो हम नहीं बोल पाएंगे ना अच्छे से। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा सा उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं बोलता हूँ। देखिए ये जो वीडियो है बहुत सारे लोग देखेंगे, हजारों लाखों लोग देखेंगे, अभी बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों लोगों के बीच में बैठूंगा, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को लेकर जो हमारे अंदर जो डर है वो खत्म कैसे होगा। आप सब हमारे क्या हैं, आप सब हमारे दोस्त हैं, आप सब हमारे क्या है, सपोर्टर्स हैं, ठीक है। और आपसे मैं मतलब कि अपने आप को अंदर मैं कुछ हूँ और आपको कुछ और दिखाऊं, ऐसा नहीं है मेरे अंदर। मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, ठीक है ना। क्योंकि डबल चेहरा लेकर कितने दिन तक जीना है, ठीक है ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब जो है ग्रुप सी में क्या है, डिस्कस इम्पॉर्टेंट कॉजेस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस इम्पॉर्टेंट कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ द कॉमन कॉमनी कॉमनी जो भी हो, वो वर्ड मुझे बोलने के लिए नहीं आ रहा है, आप हमें सिखाइए जरूर। इन द इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता के उदय के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। COMMUNALISM, कम्युनलिज्म जो भी हो। भारत में सांप्रदायिक उदय के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है भारतीय राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के
ने भारतीय संविधान को किस प्रकार प्रभावित किया? भाई देखिए, अधिकांश संविधान का जो है ना, संविधान का अधिकांश चीज 1935 के से ही लिया गया था। आपको तो पता ही है कि इस भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था 9 यानी कि दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीजें इसके दौरान घटित हुई। प्रथम जो भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति के पद पर क्या किया गया था? आसीन किया गया था, बिठाया गया था। एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भारतीय संविधान बना, ठीक है ना, तो बन तो गया था पहले ही, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस क्रम में एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जो भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इससे पहले सारे अधिनियमों को आपको पढ़ना चाहिए। चार्टर एक्ट पढ़ना चाहिए, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके 1813 से लेके जो भी है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट जो चार्टर एक्ट है और भारत शासन अधिनियम है, तो वो सारी चीजों को पढ़िए। आप एग्जाम के लिए नहीं, अपने आप को, मतलब कि क्या है ना, मुझे क्या है, मैं बैठता हूँ तो मुझे पढ़ने का मन करता है, तो ये सब चीज को ऐसे ही पढ़ते रहता हूँ। ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता हूँ। आगे बढ़िए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान को किस प्रकार प्रभावित किया? भारत में असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों की विवेचना कीजिए। फिर भारत में राष्ट्रीय जागरण धर्म सुधार आंदोलन के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, पेपर हमने डिस्कस कर लिया सारा। अब ये जो पेपर है वो क्या है, जनरल स्टडीज का है, जीएस का पेपर है, ठीक है, 2021 का ही पेपर है। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसा कि हर एक ग्रुप ए में रहता है, हर एक पेपर में ग्रुप ए में रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार पढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, सभी को बनाना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा कि 10 ही को बनाना है, 20 को बनाना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जीएस का पेपर है, जिनका जीएस है वो देख लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप बी में क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रुप बी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको क्या है, 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है, जैविक कृषि की व्याख्या कीजिए, यह क्यों लोकप्रिय हो रहा है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज इट बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय।